तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कॉमर्स वाले पार्ट्स को स्टार्ट किया है और कंटिन्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल भी रहे हैं। और हम लोग एमसीक्यू टेस्ट भी करा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 7 एमसीक्यू टेस्ट करा चुके हैं। आज 8वां लेके आए हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि कार्यहीन समय या आइडियल टाइम किसे कहते हैं? टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स इन फैक्ट्री, ऐसा समय जो वर्कर्स फैक्ट्री में लगाते हैं। टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस, ऐसा समय जो वर्कर्स ऑफिस में लगाते हैं। या ऐसा समय जो वर्कर्स काम में नहीं लगाते हैं या काम से विमुख रहते हैं। या ऐसा समय जो वर्कर्स कार्य या जॉब में लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आइडियल टाइम के बारे में। तो आइडियल टाइम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो एक ऐसा समय होता है कि जब कोई वर्कर्स फैक्ट्री में या ऑफिस में आता है तो वो क्या करता है, आने के साथ ही वो तुरंत ही क्या करने लगता है, प्रोडक्शन में नहीं लग जाता या काम करने नहीं लग जाता है। उसको आने में गेट से लेके फैक्ट्री के प्रोडक्शन हाउस तक जाने में कुछ समय लगता है। तो ऐसे समय जो क्या होते हैं, कार यानी कि ऑफिस में रहने पर माइनस आपके ऑफिस से आपके काम में ना लगने पर जो समय बेकार में खर्च होता है, उसी को हम लोग आइडियल टाइम या कार्यहीन समय कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो सी है, टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑफ देयर वर्क्स। तो ऐसा समय जो वर्कर्स वास्तव में तो कार्यालय में ही होते हैं पर वो प्रोडक्शन काम में नहीं लगे होते या वो अपना समय किसी प्रोडक्शन में नहीं लगाए होते हैं। तो ऐसा समय दो तरीके से होते हैं। एक आपका जो साधारण होते हैं, साधारण कार्यहीन समय, वो नॉर्मली होते हैं कि वर्कर्स को कार्यालय में आने से, ऑफिस में आने से और फिर प्रोडक्शन हाउस तक जाने में कुछ समय लगते ही है, ड्रेस चेंज करने में वगैरह वगैरह चीज़ें। तो उसमें जो समय लगते हैं वो कार्यहीन साधारण कार्यहीन समय होते हैं। पर कुछ समय ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, असाधारण होते हैं। वो ऐसे समय होते हैं कि फैक्ट्री में कहीं लाइट चली गई, प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ी आ गई या किसी चीज़ों में कुछ रुकावट आ गई, तो ऐसे समय को असाधारण कार्यहीन समय कहते हैं। तो साधारण कार्यहीन है संभवतः होंगे ही होंगे, इन पे रोक नहीं लगाई जा सकती, पर असाधारण कार्यहीन समय में कमी की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैसे सी था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया है द टाइप ऑफ लॉस दैट शुड नॉट अफेक्ट कॉस्ट इन्वेंट्रीज इज, ऐसी कौन सी हानि जो स्टॉक की लागत को प्रभावित नहीं करती है? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सीजनल लॉस या स्टैंडर्ड लॉस। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह ही है। तो ये ऐसी लॉस जो आपके स्टॉक की लागत को प्रभावित नहीं करती वो होते हैं नॉर्मल लॉस, और इसका राइट आंसर भी ए है। तो ये लॉस क्या होती हैं ये भी समझ लीजिए। लॉस भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, जैसे कि आपकी संभवतः होनी है। जैसे कि आपका अगर जैसे कि आप तेल की कोई गैलन या तेल का कोई गाड़ी है, जैसे कि आप लोग पेट्रोलियम गैस की कोई गाड़ी है, तो अगर उसमें तेल एक जगह से दूसरे जगह जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ, तो उसमें से कुछ तेल क्या हो जाएंगे, वो संभवतः है उड़ेंगे ही उड़ेंगे, या कह सकते हैं वो नष्ट होंगे ही होंगे। तो ऐसी जो लागत, ऐसी जो हानि होती है वो स्टॉक की लागत को प्रभावित नहीं करती है। हम लोग उन हानि को नॉर्मल लॉस में रखते हैं। बट कुछ ऐसी हानि होती है जो एबनॉर्मल होती हैं, असाधारण होती हैं, जो आपके क्या होती है, एक्सीडेंटियल हो गए या आपके किसी कारणवश आपके क्या हो जाते हैं, हानि हो जाती है, या आपकी चोरी से आपका लॉस हो गया। तो ये सारी कैसी लॉस हो जाती हैं, एबनॉर्मल लॉस हो जाती हैं, और इनके लागत को हम लोग स्टॉक में प्रभावित करते हैं। पर नॉर्मल लॉस जो होती है वो आपके कॉस्ट स्टॉक की लागत को प्रभावित नहीं करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए है, नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दिया है प्रमोटर इज ए पर्सन हु, प्रमोटर एक व्यक्ति है जो, या हिंदी में क्या है, प्रवर्तक, यहाँ पे प्रमोटर लिखा है। प्रवर्तक कौन होता है आप सभी को पता है। टेक्स पार्ट इन अ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इज अ डायरेक्टर, इज अ रिलेटिव ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्क्स टू पब्लिसिटी टू द कंपनी। तो
जो पब्लिसिटी का उसको नहीं कहते हैं हम लोग, जो आपका क्या होता है रिलेटिव होता है उसको भी हम लोग प्रमोटर नहीं कहते हैं। एक डायरेक्टर प्रमोटर हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हर डायरेक्टर प्रमोटर ही हो, तो ये भी आपका गलत होगा। तो राइट आंसर है कि ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है या कंपनी का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवर्तक बोलते हैं। जो कंपनी के ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में लाता है, उस ब्लूप्रिंट को क्या करता है, वास्तविक स्थिति में ला के रखता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रमोटर्स कहलाता है। जो प्राइमरी एक्सपेंसेस करके सारे कंपनी को रजिस्टर करवाता है और कंपनी को वास्तविक रूप में लाता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दिया है फिक्स कैपिटल इज आल्सो एज, स्थिर पूंजी किसे कहा जा सकता है, ब्लॉक कैपिटल, अनब्लॉक्ड, वर्किंग कैपिटल या नॉट वर्किंग कैपिटल। तो स्थिर पूंजी आप सभी को पता होगा कि ऐसी पूंजी जो हम क्या करते हैं, स्थिर संपत्तियों को खरीदने के लिए प्रयोग में करते हैं, ऐसी संपत्तियों को हम लोग स्थिर पूंजी कहते हैं। ये जो पूंजी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी ब्लॉक कैपिटल कहलाती है, क्योंकि ये ऐसी संपत्तियों पर खर्च की जाती हैं जो वास्तव में हमें तुरंत कुछ नहीं देने लगती हैं। इसके लिए उन संपत्तियों को हमको वसूल करने में बहुत समय लग जाता है। तो ऐसी ही चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक कैपिटल कहते हैं। जो हाँ पैसा क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए या लंबे समय तक के लिए फंस जाते हैं, ऐसी पूंजी जहाँ लगती है उसी को हम लोग स्थिर पूंजी कहते हैं और उसे ही हम लोग ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि बिजनेस रिस्क कैन बी, व्यवसायिक जोखिम हो सकते हैं, अवॉइड, रिड्यूस, इग्नोर या इरेज। तो इरेज तो हो नहीं सकते हैं, इग्नोर किया नहीं जा सकता है, रिड्यूस, आपके रिड्यूस कहने का अगर तात्पर्य देखा जाए तो रिड्यूस आप इसको कर सकते हैं, पर अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बी, कि व्यवसायिक जोखिम को हम लोग कम कर सकते हैं पर एकदम से खत्म नहीं कर सकते, एकदम से इनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही एकदम से हम इसे समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके से 5 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिया है एक सट्टेबाज या एक्सपेक्टर हु एक्सपेक्ट इज अ राइज इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर आर कॉल्ड एज। एक सट्टेबाज जो भविष्य में प्रतिभूतियों की कीमत में क्या उम्मीद रखता है, वृद्धि होने की, ऐसे आपके सट्टेबाजों को क्या कहते हैं, बियर, बुल, स्टेग या लैम डक। तो आपको पता होगा कि जो व्यक्ति भविष्य में क्या चाहता है, वृद्धि होने का, शेयर में वृद्धि होने की मूल्य में, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। और जो भविष्य में ये सोच के दिमाग में रखता है कि भविष्य में क्या है, वो शेयर के दाम गिर जाएंगे, तो ऐसे को हम लोग बियर बोलते हैं। तो बुल आप लोग सिंपल इसको समझ लीजिए, अगर जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, तो बुल का क्या होता है, आप देखे होंगे बुल के कुछ ऐसे सींग होते हैं जो हमेशा क्या करता है, क्या कहते हैं, अपने सर को क्या करके उठा के चलता है, तो इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुल। ऐसे स्पेक्टेटर को हम लोग बुल के तरीके से समझते हैं। और बियर क्या होते हैं, नीचे सर झुका के रखते हैं, तो इनको हम लोग बियर की तरह समझते हैं। तो नीचे और ऊपर आप इस तरह से याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रजिस्टर ऑफ मेंबर इज, ऐसे कौन सा रजिस्टर होता है जिसमें मेंबर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्ड या उनका नाम हस्ताक्षरित होता है, स्टेटरी, स्टैटिकल, ऑफिसर, ऑफिशियल या रजिस्टर्ड। तो आप सभी को पता होगा कि जो आपकी पुस्तकें होती हैं, या आप कह सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें से आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक जो आपका कॉलम होता है वो है हस्ताक्षर कॉलम होता है। उसी में क्या होते हैं, सभी सदस्यों के क्या होते हैं, सिग्नेचर्स हुए रहते हैं। तो उन सदस्यों के सिग्नेचर्स या आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटरी बुक या वैधानिक पुस्तकें कहते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर आपका क्या है, ए, स्टेटरी बुक। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दिया है इंश्योरेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बीमा किस सिद्धांत पर आधारित है, कोऑपरेशन, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी या आपका
वेलफेयर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? कोऑपरेशन। आप सोसाइटी पढ़े होंगे कॉर्पोरेशन सोसाइटी के बारे में कि एक होता है सहभागिता का नियम, एक सब के लिए सब एक के लिए। मतलब ये कॉर्पोरेशन का एक सिद्धांत है या सहभागिता का कि एक सब के लिए होता है और सब एक के लिए होते हैं। ये बीमा का मुख्य सिद्धांत होता है। डेमोक्रेसी ये कोई सिद्धांत नहीं है बीमा का। इक्वलिटी भी सिद्धांत नहीं है, वेलफेयर भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही है कोऑपरेशन। जो आप इसको या एक कोटेशन भी इसका कभी कभी आता है कि एक सब के लिए सब एक के लिए, ये किस सिद्धांत का कोटेशन है? तो ये भी आप रखिएगा, ये आपका कोऑपरेशन आपका सिद्धांत होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बिजनेस मीन्स व्यवसाय से तात्पर्य है। अब ये क्वेश्चन आप लोग लग तो रहे हैं, आज हमने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं लग तो रहे हैं आपको बहुत इजी, पर यही क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आप लोग गलतियां कर देते हैं। तो इस तरीके से व्यवसाय से तात्पर्य क्या है? कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स या सेलिंग एंड बाइंग गुड्स। तो इसका राइट आंसर्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इंडस्ट्री कॉमर्स का मतलब केवल वाणिज्य होता है, और वाणिज्य क्या है? बहुत ही वृहद शब्द तो है, पर इसमें आपका क्या ट्रेड भी क्या हो जाते हैं? इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स का कोई औचित्य नहीं निकलता। और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में हम लोग क्या व्यवसाय को रखते हैं। तो इसका राइट आंसर भी होगा व्यवसाय एवं व्यवसाय से तात्पर्य इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक इंडस्ट्री में भी क्या होता है? प्रोडक्शंस होते हैं, और वहाँ पे भी क्या होता है? व्यवसाय के पर्पज से ही प्रोडक्शन किए जाते हैं। और कॉमर्स क्या होते हैं? उसके सहायक चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं? प्रोडक्शन को ग्राहकों तक पहुँचाने में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सभी चीज़ों को हम लोग किस में रखते हैं? कॉमर्स में रखते हैं। तो कॉमर्स में आपका प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन के बाहर तक की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज इन विच लीडरशिप स्टाइल। अधिकारों का विकेंद्रीकरण किस नैतिक शैली में है? पॉजिटिव स्टाइल, नेगेटिव स्टाइल, फ्री रेन स्टाइल या डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो आप सभी को पता होगा कि लीडरशिप एक कोई स्टाइल है, तो उसमें से आपका इसका राइट आंसर अगर हम लोग देख लें तो ये आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल है। इसमें स्टाइल में होता क्या है कि सभी को क्या कर दिया जाता है? अपने अपने जो अधिकार होते हैं उनका क्या कर दिया था? सभी को बांट दिया जाता है और सभी लोग अपने अधिकारों के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस शैली में ऐसा नहीं होता है कि अधिकार एक जगह ही केंद्रित होते हैं। डेमोक्रेटिक में क्या होते हैं? सभी को सब एक इक्वल अधिकार का विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका 10 का डी है, डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही कम समय में ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे भी आपके लिए MCQ टेस्ट लाते रहेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और कोई भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।